Students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 1 of Chemical Kinetics. In this lesson, we will look closely at the relationships and laws that govern chemical reactions. How can we predict whether or not a reaction will take place? Once started, how fast does the reaction proceed? How far will the reaction go before it stops? तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी प्रेडिक्ट वेदर अ रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लास 11th में जो हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे वो देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियसली इट विल अकर। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन अकर नहीं होगा। Once started, how fast does the reaction proceed? तो अगर रिएक्शन होगा स्टार्ट तो वो किस स्पीड से प्रोसीड करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर ये हमारा करंट चैप्टर देगा जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ फार विल द रिएक्शन गो बिफोर इट स्टॉप्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्लास 11th में जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने पढ़ा था वो उसके लॉज इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि रिएक्शन का एक्सटेंट कितना होगा बिफोर इट स्टॉप्स और बिफोर इट कम्स टू इक्विलिब्रियम, देन व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, कितने रिएक्टेंट्स बच जाएंगे जब वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो इस लेसन में हम स्पीड ऑफ अ रिएक्शन की बात करेंगे। स्पीड के साथ साथ हम कुछ वो फैक्टर्स भी देखेंगे जो रिएक्शन की स्पीड या फिर आप कह सकते हैं रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स इंट्रोडक्शन दैट इट डील्स विद द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में सिलेबस हमारा क्या रहेगा। वी विल लुक एट द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, order of reactions, rate constant, first, second and zero order reactions, reaction mechanisms, temperature dependent of rate constant जिसको हम अर्हेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड करा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फर्स्ट और उसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस विथ वाइड डिफरेंसेस इन स्पीड आर नोन। ऑन वन एक्सट्रीम वी हैव रिएक्शंस which proceed with very fast speeds. Example, reaction between a strong acid and strong base is almost instantaneous. मतलब आप अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, 1 माइक्रो सेकेंड में रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ऑन द अदर एक्सट्रीम रिएक्शंस आर नोन which proceed at very slow speeds. For example, H2 gas plus Cl2 gas giving us 2HCl gas. अगर हम डार्क में इस रिएक्शन को करते हैं तो ये बहुत ही स्लो होता है। इट माइट टेक मेनी डेज टू गेट ओवर। हाँ, लाइट में अगर ये रिएक्शन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है क्योंकि लाइट कैटालाइज करती है रिएक्शंस को, पर डार्क में ये बहुत ही स्लो होता है। फिर H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग अस H2O लिक्विड, ये रिएक्शन भी बहुत स्लो होता है, कई दिनों में जाकर ये रिएक्शन ओवर होगा। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि देयर इज सच अ वाइड डिफरेंस इन स्पीड। सम रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे टेक ओवर इन सम माइक्रो सेकेंड्स और कुछ रिएक्शंस इतने स्लो होते हैं जो डेज और इवन मंथ्स लगा सकते हैं ओवर होने में। कुछ रिएक्शन तो बहुत ही फास्ट होते हैं, इतने फास्ट कि वो ऑलमोस्ट इंस्टैन्टेनियसली हो जाते हैं ओवर, और अगर इतनी जल्दी ओवर हो जाते हैं तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम उनका रेट को स्टडी कर पाए।
और कुछ रिएक्शंस हैं जो इतने स्लो होते हैं जो कि कई मंथ्स तक ओवर नहीं होते हैं। अगर इतने मंथ्स तक ओवर नहीं होंगे तो हम क्या महीनों तक बैठ के तो रिएक्शन को स्टडी नहीं कर सकते उसका रेट। बट बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स वी हैव मेनी रिएक्शंस which proceed with measurable speeds। मेजरेबल स्पीड्स मतलब ये कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम लगाते हो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाते हो। मान लो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, मतलब एक मॉडरेट स्पीड से जाने वाले रिएक्शंस हैं। तो हम कहेंगे दे अकर विथ मेजरेबल स्पीड्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द decomposition of dinitrogen pentaoxide in carbon tetrachloride, the hydrolysis of an ester, the reaction between persulfate and iodide ions, and the hydrolysis of sugars। तो ये जो रिएक्शन है ये मेजरेबल स्पीड से अकर होते हैं। रेट ऑफ सच रिएक्शंस is defined as the rate of change in concentration of either reactants or products per time। देखिए किसी भी चीज का रेट किस तरह से डिफाइंड होता है कि समथिंग विच यू डू इन अ यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं 1 घंटे में, तो रेट क्या होगा आपका 20 क्वेश्चन पर आवर। तो इस तरह से रेट मतलब समथिंग विच अकर्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो केमिकल रिएक्शंस में हम रेट कैसे मेजर करते हैं? बाय मेजरिंग द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर टाइम। मतलब मान लीजिए रिएक्टेंट्स का कुछ कंसंट्रेशन चेंज हो गया 1 घंटे में, या फिर प्रोडक्ट्स का कुछ कंसंट्रेशन बढ़ गया 1 घंटे में। तो बाय मेजरिंग आइदर द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स पर टाइम वी कैन मेजर द रेट ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को हमने कैसे डिफाइन किया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स per unit time। By the term rate of change of concentration of reactant or product, we mean the disappearance of the amount of a reactant or appearance of the amount of a product occurring in a unit interval of time। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट अपीयर होगा। तो किसी यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में कितना रिएक्टेंट कम हुआ या कितना प्रोडक्ट बढ़ गया, उसमें से किसी भी वे में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इट हैज द यूनिट्स ऑफ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखिए ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा टाइम, और टाइम की यूनिट हम क्या लेते हैं ऐसा यूनिट विल बी सेकेंड। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल फॉर द बिलो रिएक्शन, फॉर दिस सिंपल रिएक्शन A going to B, amount of A will decrease and amount of B will increase as the reaction proceeds। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा A का अमाउंट कम होगा और B का अमाउंट बढ़ेगा। और इनकी स्टोइशियोमेट्री देखो, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। मतलब अगर इसका 1 मोल कम होगा तो इसका 1 मोल बढ़ेगा। तो जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा ए का अमाउंट कम होता जाएगा और बी का अमाउंट बढ़ता जाएगा। उसी चीज को हम अब ग्राफ के रूप में देखते हैं। तो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस सिंपल रिएक्शन ए गोइंग टू बी। ग्राफ हमने बनाया है अमाउंट वर्सेस टाइम का, और अमाउंट का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया है। तो अब देखिए जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब टाइम 0 है, तो टाइम 0 पर तो सिर्फ ए ही है,
बी तो अभी बना ही नहीं है, अभी तो टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है रिएक्शन का। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बी का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ए का अमाउंट कम होता जाएगा। तो टाइम जीरो पर बी जीरो है और ए अपना मैक्सिमम पर है, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए का अमाउंट घटेगा और बी का अमाउंट बढ़ेगा। पर ये जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है ये लीनियरली नहीं होता है, ये कर्व के रूप में होता है। आगे जाके हम इस कर्व की इक्वेशन भी देखेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ इतना जानना काफी है कि एक कर्व के रूप में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ना कि लीनियरली इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अब अगर हम कोई इंटरमीडिएट टाइम लेते हैं T1 एंड T2, तो जब टाइम T1 था तो A का अमाउंट कितना था, उसको हम इंडिकेट कर देते हैं NA T1 से। टाइम T1 पर B का अमाउंट कितना था, उसको हम इंडिकेट कर देते हैं NB T1 से। फिर जब टाइम T2 हो गया, मतलब मान लीजिए ये 5 मिनट बाद था, ये 10 मिनट बाद था, तो 10 मिनट बाद यानी T2 टाइम पर ए का जो अमाउंट है वो घट गया। ए का अमाउंट अब कितना हो गया कम होकर, NA T2 हो गया। जबकि टाइम T2 पर बी का जो अमाउंट है वो बढ़ गया, यानी यहां से बढ़कर कहां चला गया, बी यहां चला गया, जबकि ए यहां से कम होके कहां आ गया, यहां आ गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए का अमाउंट कम होगा और बी का अमाउंट बढ़ेगा। ए पे गौर करते हैं, ए क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ए कम होता जा रहा है। तो लेट्स से NA T1 and NA T2 be the amounts of A at times T1 and T2 respectively. The change in the amount of A in the time interval T2 minus T1 is equal to NA T2 minus NA T1, क्योंकि T2 टाइम पर A कितना था, NA T2, T1 टाइम पर A कितना था, NA T1। तो कितना चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। Hence, the change in the amount of reactant A in unit time interval becomes, देखो T2 माइनस T1 टाइम में इतना चेंज हो रहा है, तो यूनिट टाइम इंटरवल में कितना चेंज हो रहा होगा, दिस अपॉन T2 माइनस T1। तो चेंज इन अमाउंट ऑफ ए इन यूनिट टाइम इंटरवल, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं NA T2 माइनस NA T1 अपॉन T2 माइनस T1। पर ये जो चेंज आएगा, जिसको आप डेल्टा NA अपॉन डेल्टा T भी लिख सकते हो, ये चेंज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि देखो NA T2 जो है वो NA T1 से छोटा है ना, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है ए का अमाउंट तो कम होता जा रहा है। स्टार्टिंग में NA T1 था, ज्यादा था, NA T2 पर जो अमाउंट होगा वो कम होगा। तो डेल्टा NA बाय डेल्टा T अपने आप में ये कैसा है, नेगेटिव है। इसलिए हम इसके आगे एक माइनस साइन और ऐड कर देते हैं, ताकि ये जो रेट निकल कर आए वो कैसा निकल कर आए, पॉजिटिव निकल कर आए। तो जो भी रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट हमेशा कम हो रहा होगा टाइम के साथ। तो अगर आपको रिएक्टेंट का रेट कभी भी बताना है तो उसके आप आगे एक माइनस साइन और ऐड कर देंगे। माइनस साइन ऐड करने से क्या होगा, इवन दो डेल्टा NA बाय डेल्टा T नेगेटिव है, पर माइनस साइन ऐड करने से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जिस वजह से रेट भी क्या होगा, पॉजिटिव निकल कर आएगा। और ये किस तरह का रेट है, ये एक पूरे टाइम इंटरवल के ऊपर एवरेज रेट बता रहा है, ना कि इंस्टेंटेनियस रेट। कभी भी आप एवरेज रेट बताते हो तो देखोगे आप हमेशा डेल्टा का साइन लगा रहता है। कभी आप इंस्टेंटेनियस रेट बता रहे होगे तो डेल्टा किससे रिप्लेस हो जाता है, D/dt से। सो इस तरह से हम एवरेज रेट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ ए इन यूनिट टाइम इंटरवल एक्सप्रेस कर सकते हैं। The negative sign before delta NA upon delta T is to ensure that the rate is positive, since delta NA is negative, क्योंकि A का अमाउंट घट रहा है ना,
तो डेल्टा Na क्या है? नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल कम है इनिशियल से, मतलब डेल्टा Na नेगेटिव है, और इसलिए हमने माइनस साइन ऐड कर दिया डेल्टा Na अपॉन डेल्टा टी के आगे, टू इंश्योर कि रेट तो फिर भी पॉजिटिव ही आए। द रेट एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन 1, जो भी हमने लिखा था Na T2 माइनस Na T1 अपॉन T2 माइनस T1, पूरे के आगे माइनस साइन, द रेट एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन 1 changes during the course of the reaction. In general, the rate in the beginning is fast and it decreases as the reaction proceeds. देखो ग्राफ में भी आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में रिएक्शन तेजी से हो रहा था, पर धीरे धीरे जो रिएक्शन है उसका रेट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। स्लोप से भी हम समझ सकते हैं, स्टार्टिंग में स्लोप ज्यादा थी, पर धीरे धीरे स्लोप क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो स्टार्टिंग में रेट तेज होता है, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हो तो रेट कम होता जाता है। Hence, the rate represented by equation 1 is an average rate, क्योंकि ये जो रेट तो लगातार बदल रहा है, तो आपने कौन सा रेट निकाला है? आपने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट ना निकालकर आपने एवरेज रेट निकाला है ओवर द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। मान लो T2 है 5 मिनट्स, T1 है, सॉरी, T1 है 5 मिनट्स और T2 है 10 मिनट्स। तो अब ये T1 और T2, ये 5 से 10 मिनट्स के बीच में भी रेट लगातार बदलता जा रहा है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का रेट ना होकर इस ड्यूरेशन के बीच का एवरेज रेट है, मतलब 5 मिनट से 10 मिनट्स के बीच का एवरेज रेट रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन 1। नोट दैट, अच्छा एवरेज रेट है इसलिए ये हम रेट के आगे ये एवरेज सब्सक्रिप्ट लगा देते हैं। एंड ऑल्सो नोट दैट आर एवरेज इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये तो हो गई ए की बात। अब हम करते हैं बी की बात। इफ NbT1 and NbT2 are the amounts of B at times T1 and T2 respectively, तो बताइए कौन बड़ा होगा? NbT1 बड़ा है कि NbT2 बड़ा है? T2 बड़ा है T1 से, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बी बढ़ता जा रहा है, मतलब अब की बार NbT2 बड़ा है NbT1 से। तो इफ NbT1 and NbT2 are the amounts of B at times T1 and T2 respectively, the change in the amount of B delta NB in the time interval T2 minus T1, जिसको हम डेल्टा टी से बोलेंगे T2 माइनस T1 को, इज इक्वल टू NbT2 माइनस NbT1। ये चेंज हो गया B के अमाउंट में। Hence, the average rate of change of the amount of B over time interval T2 minus T1 is average rate। उसको हम R डैश एवरेज से कह देते हैं, क्योंकि B की बात हो रही है, तो R एवरेज की जगह उसको अब हम R डैश एवरेज बोल देते हैं। R डैश एवरेज क्या होगा? डेल्टा NB अपॉन डेल्टा T, और ये किसके बराबर हो जाएगा? NbT2 माइनस NbT1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये भी एक एवरेज रेट ही है, क्योंकि ये किसी इंस्टेंट पर रेट ना बताकर इस टाइम इंटरवल के ऊपर एवरेज रेट बता रहा है। ये एक बार फिर से ये वाला टर्म देख लेते हैं हम। आर डैश एवरेज मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको हमने कैसे लिखा? डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एन बी क्या होगा? एन बी एट टाइम T2 माइनस एन बी एट टाइम T1 divided by T2 minus T1. Note the positive sign in delta NB by delta T as delta NB is positive। अगर हम B की बात करें तो जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है B का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और इसलिए डेल्टा NB पॉजिटिव है, तो डेल्टा NB बाय डेल्टा टी भी क्या है? पॉजिटिव ही है।
यानी ये रेट एक पॉजिटिव रेट है, तो इसके आगे कोई नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, इसके आगे हम पॉजिटिव साइन ही लगाएंगे। तो ये हो गई ए और बी की बात। अब देखिए, फ्रॉम द रिएक्शन इक्वेशन ए गोज टू बी, इट फॉलोज दैट decrease in amount of A will be equal to increase in amount of B, क्योंकि इस रिएक्शन के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और 1 है, मतलब जितना A कम होगा उतना ही B बढ़ेगा। अगर A के 1 मोल खर्च होते हैं तो B के 1 मोल बन जाएंगे। तो डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ A यानी डेल्टा एन ए विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ B यानी डेल्टा एन बी। तो डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि आर एवरेज इज इक्वल टू आर डैश एवरेज, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। देखिए, एवरेज रेट को आप दो तरह से लिख सकते हैं। आप उसको माइनस डेल्टा एन ए अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, या फिर प्लस डेल्टा एन बी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट की। सो इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द अमाउंट ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इंस्टैन्टेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर क्षण पर। इन केमिकल काइनेटिक्स, the rate at any particular instant of time rather than the average rate over a time interval has much more practical applications. इंस्टेंट रेट मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, कि बजाय ये बोलने के कि 5 से 10 मिनट्स के बीच में एवरेज रेट कितना था, अगर हमसे पूछा जाए कि 6.5 मिनट पर रेट क्या था, ये 7.2 मिनट पर उस मोमेंट पर रेट कितना था, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। सो दैट हैज मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दिस रेट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस रेट और RINS and is defined as RINS is equal to limit delta t tends to 0 minus delta NA by delta t। तो ये जो टाइम का इंटरवल था, अगर हम इसको बहुत छोटा 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 करते जाएं, तो अगर ये टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट 0 को टेंड कर रहा हो, तो ये क्या बता देगा, किसी इंस्टेंट पर जो रेट है उसको डिफाइन कर देगा। और माइनस डेल्टा एन ए बाई डेल्टा टी वेर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं माइनस डी एन ए बाई डी टी। इंस्टैन्टेनियस रेट को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, RINS is equal to limit delta t tends to 0 delta NB upon delta t। तो इसको भी आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो, DNB by dt। यानी दो तरीके से हम इंस्टैन्टेनियस रेट को भी लिख सकते हैं, या तो माइनस DNA by dt या फिर प्लस DNB by dt। तो हमेशा जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके आगे माइनस साइन लगेगा, और जो प्रोडक्ट्स लगेंगे उनके आगे प्लस साइन लगेगा। Hence, the instantaneous rate at a given time may be determined by finding out the slope of either reactant or product curve at the given time। तो हम ये जानते हैं कि d by dt क्या बताता है, किसी भी कर्व का स्लोप बताता है। तो अगर हमें इंस्टैन्टेनियस रेट किसी भी टाइम पर निकालना है, तो उस टाइम पे जो कर्व का स्लोप होगा, वो स्लोप हमें इंस्टैन्टेनियस रेट दे देगा। तो हम प्रोडक्ट का भी स्लोप देख सकते हैं और रिएक्टेंट का भी स्लोप देख सकते हैं। रिएक्टेंट का स्लोप नेगेटिव आएगा, तो उसके अगर आगे आप एक नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा रेट, और प्रोडक्ट का स्लोप तो पॉजिटिव ही आएगा। तो किसी इन दोनों तरीके से हम इंस्टैन्टेनियस रेट निकाल सकते हैं। फिर आपको क्लियर हो गया है कि एवरेज रेट और इंस्टैन्टेनियस रेट में क्या डिफरेंस होता है।
अब हम इस तरह का एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, A going to 2B, where 1 mole of A on disappearing produces 2 moles of B. That is, the amount of B will increase twice as fast as the decrease in amount of A. जिस रेट से A खर्च होगा उससे डबल रेट से B प्रोड्यूस होगा, ये हम स्टोइशियोमेट्री से कह सकते हैं। Hence, the quantity dNB by dt will be twice as large as minus dNA by dt. माइनस dNA by dt क्या बता रहा है? A के खर्च होने का रेट, और dNB by dt क्या बता रहा है? B के प्रोड्यूस होने का रेट। तो जो dNB by dt होगा that will be twice as large as minus dNA by dt. So obviously we cannot write minus dNA by dt is equal to dNB by dt. जैसे हम A going to B के लिए लिखते थे, A going to B अगर रिएक्शन होता तो हम लिख सकते थे माइनस dNA by dt इज इक्वल टू dNB by dt, मतलब जितने मोल A के कम होंगे उतने मोल B के बन जाएंगे। पर इस रिएक्शन के लिए इस तरह का एक्सप्रेशन हम नहीं लिख सकते। तो आइए देखें कि ऐसे रिएक्शन के लिए हमें किस तरह का एक्सप्रेशन लिखना चाहिए। इस तरह के रिएक्शन के लिए हम किस तरह का एक्सप्रेशन लिखेंगे? हम लिखेंगे माइनस dNA by dt इज इक्वल टू 1/2 dNB by dt, और वी कैन राइट, अगर ये 2 को मैं यहां भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 dNA by dt इज इक्वल टू dNB by dt। देखिए इस लाइन का क्या मतलब है? dNB by dt क्या बता रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, और dNA by dt माइनस dNA by dt क्या बता रहा है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A। तो B के जो बनने का रेट होगा वो A के खर्च होने के रेट से 2 गुना होगा, उससे डबल होगा। आप स्टोइशियोमेट्री से भी देख सकते हो। सपोज इसका 1 मोल रिएक्ट हो रहा है 1 सेकेंड में, तो इसके 2 मोल बन रहे होंगे 1 सेकेंड में। तो इसलिए आप कह सकते हो कि B के बनने का रेट A के बनने के रेट से डबल होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। हाँ, अगर ऐसे लिखने में कंफ्यूजन है तो इस तरह से पहले लिख लो और ये 2 को यहां भेज दो। तो ये तो आप एक शॉर्टकट ट्रिक से याद रखो। देखो पहली बात तो यहाँ इसके आगे माइनस साइन आना है क्योंकि ये रिएक्टेंट है और ये कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है, जबकि ये बन रहा है तो इसके आगे पॉजिटिव साइन होना है। अब इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसके आगे 1/1 लिख दिया। इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसके आगे हमने क्या लिख दिया? 1/2। मतलब जो भी कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, और इसको अगर 2 को फिर यहां भेज दोगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि देखो बी के बनने का रेट ए के खर्च होने के रेट से दुगना है। या फिर इससे अगर समझना चाहो तो ए के खर्च होने का रेट बी के बनने के रेट से आधा है। हाँ, ये ज्यादा हमें समझने में आसानी है क्योंकि बी के बनने का रेट ए के खर्च होने के रेट से डबल है, पर ये लिखने में ज्यादा इजी पड़ता है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो सिंपली 1/1 कर दिया, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 कर दिया, और यहाँ पे dNB by dt लिख दिया, यहाँ पे dNA by dt लिख दिया। तो कभी भी इस तरह से रिएक्शंस हो, मान लीजिए A गोइंग टू 5A 5B है, तो ऐसे रिएक्शन में भी आप कैसे रेट्स को रिलेट करेंगे? आप सिंपली लिख दीजिए माइनस dNA by dt इज इक्वल टू प्लस 1/5 dNB by dt। तो इस तरह से आपको रेट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इन दोनों को रिलेट करने वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहां से मैं देखो क्या समझ सकता हूं, dNB by dt क्या होगा? 5 टाइम्स माइनस dNA by dt, यानी B के बनने का रेट A के खर्च होने से 5 गुना ज्यादा है। तो इस तरह से हम
जब कोफिशिएंट्स 1 के अलावा कुछ और कोफिशिएंट्स हो, तो इस तरह से हम इन दोनों के रेट्स को, ए के खर्च होने के रेट को और बी के बनने के रेट को रिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी जनरल इक्वेशन की, अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी। यहाँ पर ए बी सी और डी जो स्मॉल केस में है, ये सब इनके कोफिशिएंट्स हैं, तो इनकी वैल्यू अब कुछ भी हो सकती है, 5, 4, 3, 2, इट कुड बी एनीथिंग। तो ऐसे जनरल इक्वेशन के लिए हम रेट्स को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? जैसे हमने लास्ट केस में किया था, माइनस डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी एन बी बाई डी टी। तो यहां पर हम कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे? तो आइए इसका पहले हम डेरिवेशन देखते हैं। मान लीजिए इनिशियली इसके मोल्स है ए नॉट, इसके मोल्स है बी नॉट, सी के है सी नॉट और डी के है डी नॉट। आफ्टर सम टाइम टी, मान लीजिए 5 मिनट निकल गए रिएक्शन को चालू होने के बाद, सम टी टाइम हैज पास्ड, तो इसका कंसेंट्रेशन कितना हो गया होगा? ए नॉट माइनस ए एक्स। एक्स को हमने मान लिया कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एक्स, तो इसके मोल्स कितने होंगे? ए नॉट माइनस ए एक्स। इसके मोल्स कितने होंगे? बी नॉट माइनस बी एक्स। सी के कितने मोल्स बने होंगे? सी नॉट प्लस सी एक्स। और डी के कितने मोल्स बने होंगे? डी नॉट प्लस डी एक्स। तो आफ्टर टाइम टी हम मोल्स को इस तरह से लिख सकते हैं, इनिशियली ये थे मोल्स, टी टाइम के बाद इसके मोल्स कम हो गए और इनके मोल्स बढ़ गए। तो अब अगर मुझे माइनस डीएनए बाई डी टी लिखना है, माइनस डीएनए बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए। तो माइनस डीएनए बाई डी टी हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी और चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए या मोल्स ऑफ ए। चेंज इन मोल्स ऑफ ए कितना है? ए के मोल फाइनली माइनस इनिशियली, तो ये फाइनल मोल है, ये इनिशियल मोल है, यानी ए नॉट माइनस ए एक्स माइनस ए नॉट। तो ए नॉट कट गया, क्या बचा? डी बाई डी टी ऑफ माइनस ए एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये जो ए है ये तो एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो बस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कोई नंबर है, तो ये बाहर आ जाएगा, क्या बचा? ए इंटू डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली माइनस डी एन बाई डी एन बी बाई डी टी क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई डी टी। अब फाइनल वैल्यू क्या है? बी नॉट माइनस बी एक्स। इनिशियल वैल्यू कितनी थी? बी नॉट, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया बी नॉट माइनस बी एक्स माइनस बी नॉट कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी बाहर आ गया, क्या हो गया? बी इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी एन सी बाई डी टी क्या होगा? ये होगा डी बाई डी टी। फाइनल मोल कितने हैं? सी नॉट प्लस सी एक्स। इनिशियल मोल कितने थे? सी नॉट, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो सी नॉट कट हो गया, सी एक कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, तो डी एन सी बाई डी टी किसके बराबर होगा? सी इंटू डी एक्स बाई डी टी के बराबर। और डी एन डी बाई डी टी क्या होगा? सिमिलर लॉजिक से वो हो जाएगा स्मॉल डी इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ये सारे एक्सप्रेशन एक बार आप देख लीजिए, माइनस डी एन ए बाई डी टी, माइनस डी एन वी बाई डी टी, डी एन सी बाई डी टी और डी एन डी बाई डी टी। अब फ्रॉम these expressions we can write the rate of reaction। रिएक्शन के रेट को हम बोलेंगे dx by dt, क्योंकि dx by dt बता रहा है कि सबके एक मोल में से कितने मोल जाते हैं, ये क्या है? dx। तो dx by dt is called as the rate of reaction। अब dx by dt किसके बराबर होगा? अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन देखें तो यहां से dx by dt किसके बराबर आ रहा है? माइनस 1/a dna by dt। तो dx by dt को मैं माइनस 1/a dna by dt भी लिख सकता हूं। इधर से dx by dt क्या आ रहा है? माइनस 1/b dnb by dt।
तो मैं इसको -1/b dnb/dt भी लिख सकता हूं। तो अगर ये दोनों dx/dt को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी इक्वल हैं आपस में। फिर dx/dt को मैं c के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं? 1/c dnc/dt। dx/dt को क्या लिख सकता हूं? 1/c dnc/dt। और यहां से मैं dx/dt को क्या लिख सकता हूं? 1/d dnd/dt। तो इसलिए मैंने इसको 1/c dnc/dt भी लिख दिया और 1/d dnd/dt भी लिख दिया। तो ये जो dx/dt है, ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और रिएक्शन के रेट को हम इनमें से किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने का एक एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि इससे आपको ये सारे रिलेशन भी मिल गए। तो अगर आपको पूछा जाए कि डीएनए बाई dt और डीएनसी बाई dt में रिलेशन क्या है, तो -1/a डीएनए बाई dt इज इक्वल टू 1/c डीएनसी बाई dt है। यानी माइनस डीएनए बाई dt किसके बराबर होगा? -dna/dt ये होगा a/c dnc/dt के बराबर। अगर मैं आपको पूछूं dnb/dt और dnd/dt में क्या रिलेशन है, तो -1/b dnb/dt इज इक्वल टू 1/d dnd/dt है। यानी -dnb/dt क्या हो जाएगा? b/d dnd/dt। तो यहां पर -dna/dt क्या बता रहा है? ये बता रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये रिएक्शन का रेट नहीं बता रहा है, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। सिमिलरली -dnb/dt क्या बता रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। डिसअपियरेंस वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है ए और बी डिसअपियर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जबकि सी और डी फॉर्म हो रहे हैं। तो उनके लिए मैं क्या टर्म यूज करूंगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो अगर मैं किसी एक को लिख देता हूं डी एन सी बाई डी टी किसके बराबर होगा? ये कहलाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए ऑफ सी। पर क्या डीएनसी बाई डी टी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है? नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है 1/c इंटू डीएनसी बाई डी टी। तो डीएनसी बाई डी टी क्या है? वो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। जबकि 1/c इंटू डीएनसी बाई डी टी क्या है? वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हम रेट्स को रिलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी में अगर आपको रिलेशन निकालना है, तो यानी -dna/dt और dnc/dt में रिलेशन निकालना है। तो अगर इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो पहले आप इस तरह का एक फॉर्म लिख लो। फिर मान लो आपको -dna/dt दिया हुआ है 5 और पूछा गया है dnc/dt कितना होगा, तो ये जो भी कोफिशिएंट्स हैं c/a इंटू 5 कर दो, आपको dnc/dt मिल जाएगा। तो यहां पर अब अभी तक हमने जो भी लिखा है वो मोल्स के टर्म्स में लिखा है, पर मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन का रेट हम डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो हमें अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में लाना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली मोल्स को उनकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो आइए अब वो करते हैं। अभी तक हमने इस तरह से रेट के एक्सप्रेशंस को लिखना सीख लिया। अब अगर हम इन एक्सप्रेशंस को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा? dx/dt इंटू 1/v। ये वॉल्यूम क्या है? पूरे कंटेनर की वॉल्यूम है, सोल्यूशन की वॉल्यूम है। तो dx/dt इंटू 1/v इज इक्वल टू -1/a dna/dt अपॉन वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इसको कंसंट्रेशन को मैं इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो -1/a da/dt इज इक्वल टू -1/b db/dt इज इक्वल टू 1/c dc/dt
इज इक्वल टू 1/d dd/dt। तो फाइनली इस तरह से हमने रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि हमने रेट कैसे डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन हैज द यूनिट ऑफ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, कहीं पे भी आप देख लो, मोल पर लीटर, और dt की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ rate of reaction. Here is a question for you. एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। और इसमें आपको थोड़ा वर्डिंग्स का ध्यान रखना है क्वेश्चन करते वक्त। चलिए, होपफुली आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। नाउ लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए, इसमें हमें जो रिएक्शन दिया है, पहले मैं उस रिएक्शन को फिर से लिख देता हूं। N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। अब देखिए, कोई भी रिएक्शन हो, आपको इस तरह का एक्सप्रेशन लिखना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू। इससे आपके सारे फंडे क्लियर रहेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये कम हो रहा है यानी माइनस, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो माइनस dN2/dt। ये भी कम हो रहा है, ये भी रिएक्टेंट ही है, तो इज इक्वल टू माइनस 1/3 dH2/dt। और ये बन रहा है, ये प्रोडक्ट है, तो इसके आगे प्लस साइन लगाएंगे, यानी इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। अब देखिए, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 वो 1/2 dNH3/dt है कि सिर्फ dNH3/dt है। तो इसका आंसर है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 सिर्फ dNH3/dt है। ये 1/2 अगर आप लगा दोगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, इस लाइन से इसका मतलब है dNH3/dt, ना कि 1/2 dNH3/dt। और dNH3/dt हमें कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻⁴। हमसे पूछा क्या गया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या होगा, वो होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 ये होगा माइनस dN2/dt। उसके आगे माइनस साइन लगेगा क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है, इसके आगे प्लस साइन लगेगा क्योंकि अपीयर हो रहा है। पर आपको कोई 1/2 वगैरह से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमसे पूछा गया है, ये हमें दिया गया है। तो अब इन दोनों का अगर आप यूज करें, देखो ये तो तीनों में रिलेशन बता रहा है, पर हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब है। तो अगर हम इन दोनों को यूज करें तो हम कह सकते हैं कि माइनस dN2/dt क्या होगा, हाफ ऑफ dNH3/dt। यानी मैं सिंपली क्या कह सकता हूं, माइनस dN2/dt ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ dNH3/dt। और dNH3/dt क्या है, 2 × 10⁻⁻⁴। तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड।
तो इस तरह से हम अलग अलग रेट्स को रिलेट करते हैं। अगर मेरे से पूछा पूछा जाता कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना होगा, तो वो मैं क्या कहता, माइनस डी एच टू बाई डी टी। और माइनस डी एच टू बाई डी टी किसके बराबर होगा, 3/2 इंटू डी एन एच थ्री बाई डी टी, यानी 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो रेट, अब 2 कट गया, तो डी एच टू बाई डी टी क्या आ जाता, 3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो वो हो जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो इस तरह से हम अलग अलग रेट्स रिलेट करते हैं। याद रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट आता है, पर अगर किसी की इंडिविजुअल बात हो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, तो उसमें कोफिशिएंट्स नहीं आते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, और उसमें हम कवर करेंगे द टॉपिक ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। थैंक यू।